हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 9 साइंस है ना 8वां चैप्टर गति मोशन उसके हमने 3 वीडियो कर लिए थे और ये इस पार्ट का लास्ट वीडियो है ना। इसके बाद फिर एक वीडियो और करेंगे जिसमें इसके सारे जो आंकिक प्रश्न हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से शुरू करेंगे आज हम। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चंस करेंगे 4, फिर ग्राफीय विधि से गति के समीकरण है ना, जो 3 गति के समीकरण होते हैं ना ये वाले, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीनों समीकरण कैसे आते हैं ग्राफ की विधि से है ना, ग्राफ की विधि से कैसे आते हैं वो निकालेंगे है ना। और उसके बाद फिर इसमें एक समान वृत्तीय गति है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको पढ़ेंगे हम। तो देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। जब वस्तु एक समान गति कर रही है ना, तो समय दूरी ग्राफ तो क्या होगा बताओ, समान समय में समान दूरी तय होगी है ना, तो वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा है ना। यानी अगर समान समय में क्या कर रही है, समान दूरी, यानी इधर की तरफ है टाइम इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे क्या है, इस अक्ष पे एस है, दूरी है, तो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना, क्या होगी, ये एक सरल रेखा होगी। और अगर असमान दूरी तय कर रही है ना, समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, तो फिर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा है ना। फिर क्या होगा, वो अगर माना एक समान त्वरण से गति कर रही है तो इस तरह का होगा है ना, परवलय आकार का होगा है ना, या इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे यूं भी हो सकता है। ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये, जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है ना, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना। तो कल भी मैंने ये बताया था आपको कि अगर है ना, देखो ये इसमें समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये हमारा टाइम है इधर की तरफ और इधर क्या है, एस है, और इस टाइम एक्सिस के ये समांतर एक सरल रेखा है। तो देखें आप, ये माना T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो हर जगह पे ये दूरी फिक्स है ना, माना ये 10 है, ये 20 है और ये 30 मीटर है ना। तो T1 पे भी 30 है, 30 मीटर पे है, ये T2 पे भी वही 30 है, देखो इधर की तरफ है ना। T3 पे भी कितना है, वही 30 है ना। T4 पे भी क्या है बताओ, वही 30 है। इसका मतलब रुकी हुई है ना, एक ही स्थिति में है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल में है तो वो वस्तु किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी या स्टैंड स्टिल भी बोल देते हैं हम इसको, विराम अवस्था में है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ आ गया अभी है ना, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। यानी स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो टाइम के, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस थी है ना, अब इसमें क्या कह रहा है ये, यानी इधर आपकी ये टाइम है और इधर ये क्या है, स्पीड है ना, इसको मैंने v ले लिया और ये एक सरल रेखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखो ये T1 पे है, आप ये मैंने मान लिया इसको 10, ये 20 मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो T1 पे भी देखो वही 20 मीटर पर सेकंड है, T2 टाइम पे भी वही 20 मीटर पर सेकंड है ना, और T3 टाइम पे भी वही क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है ना। इसका मतलब क्या है, वेग स्थिर है ना, रुकी हुई नहीं है ना, वेग कैसा है, स्थिर है, एक समान चाल से वो वस्तु चल रही है। ठीक है ना, इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह का होता है ना। इधर क्या है, अब ये डिस्टेंस है, इधर क्या है, टाइम है। इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है।
यानी एक समान चाल से वो चलती जा रही है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है। ठीक है ना, समान समय में क्या कर रही है, समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें कांस्टेंट स्पीड हो गई। क्या हो गई इसमें, है ना, एक समान चाल, एक समान चाल। तो अगर स्पीड टाइम जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो कैसे चल रही है, एक समान चाल से वो गति कर रही है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में, है ना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। ये कल भी बताया था मैंने आपको, है ना, कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इधर आपका टाइम है, इधर क्या है, इस वाई अक्ष पे वेलोसिटी है। ठीक है ना, और ये माना इस तरह से आपका ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, तो इसके द्वारा ये क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ये वाला क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल ये है। ठीक है, तो ये किसको शो करता है, ये विस्थापन को शो करता है। अगर ये चाल और समय है तो ये दूरी को तय करेगा, और अगर वेग और समय है तो किसको शो करेगा, ये विस्थापन को शो करेगा। ठीक है, तो किस राशि को शो करता है, ये वेग समय की बात हो रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, विस्थापन को शो करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये अपने तीन गति के समीकरण, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड से जो स्पीड इक्वेशंस हैं, तो न्यूटन की गति की तीन समीकरण हैं ये, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, देखो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बहुत अभी एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आपको, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं निकालने के लिए, है ना, वो उनको ये पता नहीं चलता कौन सा लगाना है। बहुत आसान है, देखो बच्चों कि ये पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या चीज़, है ना। तो देखो u है, इसमें एक v है, एक a है और एक t है ना। तो देखो u जो होता है ना, वो प्रारंभिक वेग है। क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, v जो है ये अंतिम वेग है। v क्या है, इसका अंतिम वेग है, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और a क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन हो गया, और t क्या है, समय है ना। तो अगर ये चार चीज़ हैं, इनमें से कोई तीन चीज़ आपको दे रखी है तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं आप, है ना, समीकरण को हल करके। ठीक है, तो हम प्रश्न की प्रकृति से पता चलेगा हमको कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको, है ना। तो अगर ये तीन चीज़ v u a और t, है ना, इनमें से कोई तीन चीज़ दे रखी है चार में से, तो चौथी चीज़ निकलना, तो ये फर्स्ट वाला लगाएंगे हम, है ना। अब देखो ये सेकंड, इसमें भी वही चार चीज़ हैं। सेकंड वाले में क्या है, s क्या है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, है ना, डिस्टेंस कवर्ड। u आपको पता ही है, प्रारंभिक वेग, t, है ना, u क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है ना, अभी मैंने बताया था t समय है ना, और a क्या है, त्वरण है। इसमें भी वही चार चीज़ हैं, है ना। इनमें से कोई तीन चीज़ दी हुई है आपको, चौथी चीज़ पूछेगा तो कौन सा लगाएंगे हम, सेकंड वाला लगाएंगे, है ना। तो ये एक तरह से देखो किसको, हमारा त्वरण जो है वो स्थिर होता है ना। ये क्या है, स्थिर त्वरण के लिए हैं ये तीनों समीकरण किसके लिए हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं ये, है ना। तो एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट मान ले तो फिर तीन ही चीज़ रहेगी ना, v u और t, और v और u क्या है, वेग है, और ये क्या है, समय है। तो एक तरह से इसको वेग समय वाला समीकरण बोल देते हैं। ऐसे देखो a इसमें कांस्टेंट है, तो इसमें क्या हो गया, दूरी, है ना, और ये क्या है, वेग, और ये क्या है, समय। ठीक है ना, तो इसको हम दूरी और समय बोल देते हैं, है ना। और ये किस किस में है, वेग और दूरी में संबंध बताता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि आपको चार चीज़ देगा। ऐसे देखो इसमें a, फिर s और v और u, इसमें भी चार चीज़ है, तो कोई तीन चीज़ देगा आपको और चौथी चीज़ आपसे पूछेगा। तो जो चीज़ प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से हमको चलना है। ठीक है ना। अब ये देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आते हैं ग्राफ से, है ना। तो इसमें आपकी बुक में भी दिखा रखा है, ये रहा।
ये एक गति के समीकरण को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ है ना, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ये देखो ये एक्स अक्ष है और ये क्या है आपकी वाई अक्ष है। एक वस्तु है यहाँ u वेग से चलना प्रारंभ करती है वो, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ से इस जगह से ग्राफ हो रहा है तो इसका मतलब वो 0 से शुरू कर रही है, मूल बिंदु से, यानी पहले विरामावस्था में थी, है ना, और वहाँ से चलना शुरू करती है। अब यहाँ पे देखो ये टाइम 0 है लेकिन इसका वेग 0 नहीं है ना। वेग का मान आ रहा है, मान से ये 10 है, 20 है, 30 है, तो 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि वो पहले से चलती हुई आ रही है। क्या आ रही है, वो पहले से चलती हुई आ रही है वो वस्तु, है ना। तो उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, तो प्रारंभिक वेग u हो गया। ठीक है, और फिर इस t समय में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ समय होगा t, इस t समय बाद उसका वेग ये b के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये स्मॉल v, है ना। तो इसका t समय बाद वेग कितना हो गया, v हो गया, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, हमको कि इस t समय के अंदर u से v तक वेग इसका परिवर्तित हो गया, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको मैं ये निकाल के दिखा देता हूँ कि ये तीनों जो सूत्र हैं ये वाले, है ना, प्रथम द्वितीय और तृतीय, तो ये कैसे निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो देखें, ये मैं इस पर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये मैंने बनाया, है ना। अभी हमने देखा था कि वो जो वस्तु है वो ये t इक्वल टू क्या है, 0 है ना, ऑलरेडी चलती हुई आ रही है। इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है ना। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक t समय में वो ये बिंदु हमारा a है ना, और ये हमारा बिंदु v है ना। ये t इक्वल टू 0 है और ये यहाँ पर t हो गया t समय में, ठीक है ना, t टाइम में। अच्छा, यहाँ से लेके ये इधर क्या है, देखो इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, VELOC वेलोसिटी, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये u है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये इस b के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये v है ना, ये v हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, ठीक है ना। और मैंने इस तरह से ये कर दिया इसको, ठीक है। तो अब आप देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, यहाँ से यहाँ तक v है और यहाँ से यहाँ तक u है, तो टोटल v में से क्या घटा दो, u घटा दो, तो ये क्या आ गई, v माइनस u आ गई, नहीं आ गई, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितनी हो गई, v माइनस u हो गई, है ना, ये v माइनस u हो गई। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक समय कितना है, t है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो गया, t हो गया आपका, ठीक है। तो देखो त्वरण क्या होता है, अभी देखो तीनों निकल जाएंगे फट से आपके। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। तो a वेग में परिवर्तन क्या हो गया, है ना, लास्ट में वेग कितना है और फर्स्ट में वेग कितना था, उनको घटा देंगे दोनों को। तो लास्ट का वेग क्या होता है, v, और माइनस शुरू का वेग क्या है, u बटे कितने समय में, t समय में। तो क्या त्वरण की परिभाषा से ये निकाला हमने, तो क्या आ गया, a बराबर v माइनस u बटे t, ठीक है। इसके नीचे 1 लग लिया, वज गुणा कर दिया मैंने इसको। तो देखो v माइनस u को तो 1 से गुणा करूंगा और a को किससे करूंगा, t से। तो v माइनस u इक्वल टू ए टी, इस u को इधर ले जाओ पक्षांतरण करके, तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट समीकरण निकल के आ गया, है ना। देखो हमने फर्स्ट कर दिया, नहीं कर दिया, पहला समीकरण हमने निकाल दिया गति का, v बराबर u प्लस ए टी। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है ना। बहुत आसान चीज़ें हैं ये, और जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत और भी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपके। अब सेकंड जो है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये वाला ये निकालेंगे। तो s क्या है, दूरी, है ना। अब देखो हमने पढ़ा था कि वेग समय ग्राफ के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल होता है ना, वेग समय ग्राफ। तो देखो ये वेग है और ये क्या है, हमारा समय है। तो इसके द्वारा ये वाला एरिया है कि नहीं, ये घेरा हुआ, ये देखो ओ ए बी, और इसको मैंने नाम देता हूँ, चलो सी नाम देता हूँ इस बिंदु को, है ना। तो ये ओ ए बी सी, है ना, ये समलंब चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया, इसमें ये भुजा और ये भुजा तो क्या है, समांतर हैं, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, असमांतर हैं,
है ना। तो इसको हम इस समचतुर्भुज का जो समचतुर्भुज नहीं समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो वो क्या दे देगा हमको, दूरी दे देगा, है ना, एस दे देगा। तो देखो ओ ए बी सी को इसको दो भागों में बांट सकता हूँ, एक तो ये वाला, तो ये तो क्या है, एक आयत है, और ये क्या है, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। तो इस आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई अगर ये मानो तो ये टी है ना, ये कितनी है, टी है, और चौड़ाई ये कितनी है, यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक यू है ना। तो क्या हो जाएगा, टी गुणा यू या यू गुणा टी, तो ये तो यू टी निकल के आ गया। अच्छा अब इसका देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है इसका, तो 1/2 गुणा आधार क्या है, टी, और ऊंचाई क्या है, ये है, देखो, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया माना डी, है ना। तो ये क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, u है, और ये पूरी क्या है, v है। तो ये कितनी आ गई, v माइनस यू आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, v माइनस यू। तो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है t, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, v माइनस यू, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, s निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी, है ना। देखो अभी निकल जाएगी। तो s बराबर क्या हो गया, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल। तो ओ ए डी सी का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई। ये आयत है तो लंबाई क्या है बताओ इसकी, टी, चौड़ाई क्या है इसकी, यू, प्लस अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है, टी, गुणा ऊंचाई कितनी है, ये रही, v माइनस यू, है ना, v माइनस यू, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको मैं ut लिख दूं, ut प्लस 1/2 गुणा टी। अच्छा अब देखो यहाँ v माइनस ut v माइनस यू बराबर at लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, at। तो इस v माइनस यू की जगह मैंने लिख दिया at लिख दिया, ठीक है। तो क्या बन गया अब ये ut प्लस 1/2 a और t क्या हो गया, at²। तो ये s, तो देखो निकल गया ना फट से, है ना। ये गति का क्या आ गया, सेकंड समीकरण आ गया, ये गति का हमको सेकंड समीकरण मिल गया, ठीक है। अब थर्ड वाला बहुत आसान है। थर्ड में क्या है देखो, v है, u है, और a और s, इसका मतलब t नहीं है, क्या नहीं है, t नहीं है। तो देखो इस बुक में जो है ना यही दिखा रखा है, मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, है ना। तो आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपके, ये ना वेग समय के लिए संबंध समीकरण। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है v बराबर u प्लस at, ठीक है। फिर इसके बाद समय स्थिति के लिए तो वही जो दूरी वाला निकाला, s बराबर ut प्लस हाफ at², ये निकल के आ जाता है। तीसरा ये है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, है ना। तो तीसरे में वो 2as = v² माइनस u² वाला जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो वही है ना, वही सेम चीज। ये s क्या थी बताओ, इसके द्वारा दूरी जो है वो इस परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया कि नहीं हो गया इसका, तो वो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इसमें समलंब चतुर्भुज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इस तरह से आपकी बुक में दिखा रखा है। तो s बराबर क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, है ना, समलंब ओ ए बी डी सी का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र याद करो, क्या होता है, 1/2, है ना, गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, है ना। तो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा मैंने बताई देखो कौन कौन सी है, ये रही OA और CB। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया, OA तो क्या है, U है ना, और CB कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक V है ना। तो क्या हो गया, U प्लस V, ठीक है, गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये T हो गई ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है दूरी, ये T है। अब तुम कहोगे सर T तो टाइम है, लेकिन देखो आप कि जैसे ये था ना UT, U क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और T क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड को जब सेकंड से गुणा करते हैं तो सेकंड से सेकंड कट जाता है तो क्या निकल जाता है, मीटर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इनके बीच की दूरी क्या है, t, क्या है, t है, ठीक है ना। अब t का मान यहां से रख देंगे, देखो ये इस जगह से, है ना, ये फर्स्ट से पहले ना, तो v माइनस यू बराबर क्या है, 80। तो t बराबर क्या, a का भाग लग जाएगा ना इसमें,
है ना। तो v माइनस यू बटे ए इक्वल टू क्या आ गया, t आ गया। तो t की जगह ये रख दूंगा मैं, तो मुझे तीसरा समीकरण मिल जाएगा। तो देखो 1/2 गुणा v प्लस यू गुणा t की जगह क्या रख दिया, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, देखो 1/2, अब ये v प्लस यू है और ये क्या है, v माइनस यू है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2, और ये a को यहाँ लिख देता हूँ मैं, और इधर की तरफ क्या है, s है ना। तो s के नीचे 1 रख दिया। तो देखो वज्र गुणा कर दूंगा तो ये 2a का गुणा किसके साथ हो जाएगा, s के साथ हो जाएगा। तो 2as इक्वल टू 1 का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका गति का थर्ड समीकरण आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ग्राफीय विधि से, है ना, क्या कर सकते हैं, तीनों समीकरणों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक समान वृत्तीय गति, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ेंगे हम। और इसके ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये वाले, ये 1 और 2 3 4 5, इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखो एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये आप सब लोग परिचित हैं। कोई भी वस्तु जब किसमें वृत्ताकार पथ पे गति करती है ना, तो वो और एक समान चाल से चल रही है। माना जैसे कोई साइकिल चला रहा है, ऐसे कोई एक मैदान है, ये इसका केंद्र हो गया, और कोई बच्चा क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है, एक स्पीड से चला रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई, नहीं हो गई, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, ऐसे समझने की कोशिश करो आप इसको, कि इस वृत्ताकार पथ पे उस बच्चे की जो दिशा है वो हर बिंदु पे चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हर बिंदु पे चेंज हो रही है। देखो इसमें यहाँ दिखा रखा है आपके पीछे, बहुत आसान शब्दों में है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर कोई एक बच्चा है जो यहाँ से ABCD ऐसे चल रहा है, वो, है ना, एक आयताकार पथ पे गति कर रहा है, तो अब बताओ उसको कितनी जगह मुड़ना पड़ रहा है। देखो A से चलना शुरू किया, B पे मुड़ना पड़ रहा है, C पे मुड़ना पड़ रहा है, D पे मुड़ना पड़ रहा है, फिर वापस A पे मुड़ना पड़ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में उसे, है ना, कितनी बार मुड़ना पड़ रहा है, 4 बार मुड़ना पड़ रहा है ना। अब अगर इस आयताकार पथ की जगह पे षटकोणीय पथ ले लिया जाए, है ना, तो देखो अब इसमें कितनी बार मुड़ेगा, वो 6 बार मुड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और यहाँ वापस इसको मुंह इधर की तरफ करने में 6ठी बार मुड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे मत समझना सर 5 ही हुए, 1 2 3 4 5, अरे भाई वापस इसको इसी स्थान पे आने, इधर की तरफ मुंह करने में तो मुड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ जब आएगा तो इधर की तरफ मुंह रहेगा इसका, लेकिन वापस इनिशियल पोजीशन में करने के लिए इधर की तरफ मुंह करना पड़ेगा ना इसको। तो 6ठी बार मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया ये, यस, है ना। तो षटकोणीय पथ पे चलने के लिए उसको कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, है ना, 6 बार मुड़ना पड़ेगा। अगर अष्टकोणीय पथ है ना, कैसा है, ऑक्टागोनल है, ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये हेक्सागोनल हो गया, और ये ऑक्टागन बोलते हैं ना, अष्टकोणीय उसको। ठीक है, तो इसमें कितनी जगह मुड़ना पड़ रहा है बताओ, 8 जगह मुड़ना पड़ रहा है उसको। तो अगर सोचो तुम कि जैसे जैसे ये इनकी भुजाओं की संख्या छोटी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भुजाओं की संख्या तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और भुजाओं की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है ना। अब अगर ऐसे समझो 12 भुजा का कर दिया जाए तो भुजा क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, है ना, साइड छोटी हो जाएगी, और नंबर ऑफ भुजाएं क्या हो गई, बढ़ गई, तो 12 बार मुड़ेगा। अब ऐसे समझो कोई 50 उसका भुजाओं का कोई वो है, बहुभुज है, पॉलीगन है, तो उसको कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, 50 बार मुड़ना पड़ेगा। तो बहुत छोटी छोटी भुजा हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी वो, ये सारी जो भुजाएं क्या हो जाएंगी, देखो पहले 4 थी तो इतनी बड़ी थी, है ना, फिर माना इसकी परिधि सेम ले ली आपने, परिधि की लंबाई क्या ले ली, सेम ले ली, ठीक है। फिर ये जब 6 हुआ तो छोटी हो गई, 8 हुआ तो और छोटी हो गई, यानी जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भुजा की दूरी क्या होती जाएगी, भुजा की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ऐसे कल्पना करो आप, भुजाओं की संख्या बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, है ना, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि भुजा क्या हो जाएगी, एक बिंदु स्वरूप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिंदु स्वरूप हो जाएगी, है ना। इसका मतलब हर बिंदु पे उसकी दिशा बदलेगी, है ना। तो वही फिर एक वृत्ताकार पथ होता है, समझे नहीं समझे बात। तो हर बिंदु पे क्या हो रही है, इसकी दिशा बदल रही है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है
तो उसके हर बिंदु पे क्या हो रही है, उसकी दिशा बदलती है। ठीक है ना। तो भले ही कोई वस्तु है ना एक समान चाल से चल रही है ना, माना 5 मीटर पर सेकंड की इससे चक्कर लगा रही है वृत्ताकार पथ पे, है ना, तो उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, भले ही उसकी चाल क्या है, सेम है ना, 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से चक्कर लगा रही है ये, लेकिन फिर भी इसका वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी दिशा बदल रही है, हर बिंदु पे क्या हो रही है, इसकी दिशा बदल रही है ना। तो वृत्तीय पथ पे जो गति है वो एक ऐसी गति है कि जिसमें वृत्त के हर बिंदु पर, उस पथ के हर बिंदु पर उसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है ना। अब परिमाण भी अलग अलग हो सकता है कभी 5 है, कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 8 मीटर पर सेकंड है। तो चाल का परिमाण भी बदल सकता है, दिशा तो बदलेगी ही, पक्का बदलेगी, हर बिंदु पे बदलेगी, है ना। तो इस तरह की जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं हम, वृत्ताकार पथ पे गति बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी समझ में आ गया हो। देखो मैं अभी पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखो, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है, एक्सेलरेटेड हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण की वजह से हो सकता है या गति की दिशा की वजह से हो सकता है या दोनों की वजह से हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को तो नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को क्या कर रही है, बदल रही। तो मैंने बताया ना, वृत्ताकार पथ पे गति, वेग का परिमाण तो नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन दिशा क्या हो रही है, हर बिंदु पे उसकी चेंज हो रही है, हर बिंदु पे उसकी दिशा बदल रही है ना। देखो यही इसने बताने की बात की गई है। किसी बंद पथ पर एक वस्तु की गति का उदाहरण लें। किसी एथलीट, धावक जो होता है, एक आयताकार पथ पे जब वो चलता है तो उसको कितनी बार, 4 बार मुड़ना पड़ता है। एक चक्कर पूरा करने में उसको गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, कितनी बार, 4 बार बदलनी पड़ेगी, है ना। तो ये आगे ना देखो, उसे 4 बार अपनी गति की दिशा को क्या करना होगा, बदलना होगा। अब अगर वो माना षटकोण पे, है ना, कैसी, आयताकार पथ के स्थान पे कैसा पथ ले ले, वो षटकोणीय पथ ले ले, है ना। तो उसके लिए उसे कितनी बार बदलनी पड़ेगी, वो 6 बार बदलनी है ना। तो उसे 6 बार अपनी दिशा बदलनी होगी। षटभुजाकार के स्थान पर अगर अष्टभुजाकार ले ले तो उसे कितनी बार मुड़ना पड़ेगा, 8 बार उसे मुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ ये दिखा रखा है, अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं, अनिश्चित रूप से क्या कर दें हम, पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं, तो उन भुजाओं का आकार कैसा हो जाएगा, बिंदु स्वरूप हो जाएगा, है ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्ताकार पथ का हो जाएगा, वृत्त के जैसा हो जाएगा, है ना। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। अगर एक जैसी स्पीड से चल रहा है वो, तो उसके वेग में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, दिशा की वजह से हो रहा है ना। देखो कितनी मजेदार चीज है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। भले ही वो कैसा दौड़ रहा है, सेम स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी त्वरण पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन आ गया और वो किसकी वजह से रहा है, दिशा की वजह से आ रहा है ना। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त, r त्रिज्या का कोई वृत्त, उस परिधि कितनी होगी, 2πr हो गई, है ना। अगर एक एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय के पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का टाइम लेता है वो, तो वेग कितना हो गया, तय की गई दूरी कितनी होगी, 2πr, दूरी बटे समय, वेग बराबर क्या होता है ना, दूरी बटे समय, 2πr बटे t, है ना। तो जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। तो अच्छा, एक इसमें ये दिखा रखा है, देखो ये एक्टिविटी दिखा रखी है ना। ये बच्चा क्या कर रहा है, एक डोरी से, है ना, एक पत्थर बांध रखा और ऐसे वृत्ताकार पथ पे उसको क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जहाँ वो छोड़ देगा, है ना, जिस जगह पे उसने रस्सी को छोड़ दिया अपने हाथ से, तो फिर वो जो पत्थर है वो किधर जाएगा, ऐसे समझो। अगर माना यहाँ पे छोड़ा और वो ऐसे घुमा रहा है ना, इसकी घुमाने की ये है इसकी, ठीक है ना। तो इस जगह पे छोड़ा तो ऐसे जाएगी, वो पत्थर इस दिशा में जाएगा। अगर ये यहाँ पे छोड़ा तो वो पत्थर कैसे जाएगा, इस दिशा में जाएगा। अगर यहाँ पे छोड़ा तो पत्थर कैसे जाएगा, इस दिशा में जाएगा, है ना। इस जगह पे छोड़ोगे तो इस दिशा में जाएगा, इस जगह पे छोड़ोगे तो इस दिशा में जाएगा। तो कुछ क्या चीज़ नज़र आ रही है बताओ, स्पर्श रेखा,
है ना, वृत्ताकार पथ की जिस बिंदु पे छोड़ा उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दो, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी उसी दिशा में वो पत्थर जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे छोड़ोगे आप तो पत्थर इस दिशा में जाएगा, इस जगह पे छोड़ोगे तो इस दिशा में जाएगा, इस जगह पे छोड़ोगे तो इस दिशा में जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो यही देखो इसमें दिखा रखा है, एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर छोटा सा पत्थर बांध दिया, धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार पथ पे घुमाया हमने नियत चाल से। ठीक है, अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? यस, स्पर्श रेखीय दिशा में जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें और यह देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं है। समान नहीं है ना। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। आगे ना देख लो, स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वो गति कर रहा है। ठीक है ना, उस क्षण वो गति कर रहा है उसी दिशा में वो अपनी गति को जारी रखना चाहता है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? बदलती है ना। देखो और इसमें छोटे छोटे उदाहरण दे रखे हैं। तो आपने कभी गोला फेंक वाला देखा होगा, गोला फेंक होता है या तस्तरी फेंक होता है। तस्तरी फेंक देखा होगा आपने, है ना, डिस्क थ्रो जो होती है, तो वो एकदम अपनी शरीर को घुमाता है जो प्लेयर होता है और फिर फेंकता है उसको, है ना। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र, डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर, आया ना देख लो, अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति देता है और जिस स्थान पर वो छोड़ता है ना, तो फिर वहां से फिर सीधा जाता है कि नहीं जाता है, वो उस जगह से क्या जाता है, फिर वो सीधा जाता है, तो वो स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाता है। तो इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम और जो ये अपने चंद्रमा की गति है, पृथ्वी की गति है, अन्य जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी गति है ना, ये सब इसी के ही उदाहरण हैं। अब अपन ये क्वेश्चंस करते हैं, इसके जो 5 क्वेश्चंस हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन इसका, पहला प्रश्न है ये रहा, देखो, कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, कोई बस है वो विराम अवस्था से चलना, इसका मतलब u क्या है? 0 है। ठीक है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण एक समान त्वरण से चलती है। टाइम कितना है? 2 मिनट्स। तो मिनट्स को क्या बदल लेंगे? सेकंड्स में, तो 2 गुणा 60 कर लेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ए कितना दे रखा है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने त्वरण से, एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए, कैलकुलेट करिए प्रश्न प्राप्त की गई चाल, यानी उसने कितनी स्पीड ग्रहण कर ली, तय की गई दूरी, उसने कितनी दूरी तय कर ली। तो देखो मैं लिख लेता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्या कह रहा है? विराम अवस्था से चलना शुरू करती है वो, है ना, इसका मतलब रुकी हुई थी, तो u = 0 है ना। टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट। मैंने बताया ना 2 मिनट को क्या कर लो? सेकंड में चेंज कर लो, तो 2 × 60 कितना हो गया? 120 सेकंड्स हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? ए त्वरण कितना दे रखा है? एक समान त्वरण कितना दे रखा है? 0.1 मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड की पावर क्या रख दी मैंने? -2 रख दी। अब इसमें फर्स्ट 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे। एक तो है प्राप्त की गई चाल, प्राप्त की गई चाल, है ना। इसका मतलब क्या है कि इस त्वरण से जब वो चल रहा है, पहले रुका हुआ था, चलना शुरू कर दिया, है ना, त्वरण दे दिया उसको, स्पीड बढ़ा दी उसकी, तो 2 मिनट बाद कितना हो जाएगा, है ना। तो देखो u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, प्राप्त की गई चाल का मतलब अंतिम चाल पूछ रहा है, तो v पूछ रहा है ना आपसे, तो देखो v u a t किस में आते हैं? ये फर्स्ट वाले में आते हैं, है ना। तो v = u + a t मान रख दो इसमें। u कितना है? 0, a कितना है?
0.1 और t कितना है 120। ये ध्यान रखना कि इनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो इसको समय को किस में बदलना पड़ेगा, अगर वो घंटे या मिनट में दे रखा है तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये तो 0 हो गया और 120 को करोगे तो ये 12, तो कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु प्रारंभ से चलना शुरू करती है और त्वरण कितना है उसका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में 0.1 मीटर पर सेकंड का वेग उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर उसका 2 मिनट बाद कितना हो जाएगा वेग, 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, तय की गई दूरी, यानी इस समय में कितनी दूरी तय कर लेगा वो। तो देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो u 0 है आपका, 0 गुणा t करोगे तो 0 ही आएगा। t कितना है 120 प्लस 1/2, a कितना है 0.1 और t स्क्वायर कितना हो गया 120 का स्क्वायर। तो देखो ये तो 0 हो गया, 0 गुणा 120 तो प्लस 1/2 गुणा 0.1 और ये हो गया 120 गुणा 120। तो देखो 2 से ये कितनी बार कट गया 60 बार, और 60 को जब इससे करोगे तो 6 आ जाएगा। 0.1 से जब 60 को करोगे तो 6 आ गया, 6 गुणा 120 तो क्या आ गया 12 चिक्की 72, 720 मीटर। इसका मतलब कितनी दूरी तय कर लेगी वो वस्तु, 720 मीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसका मतलब देखो रुकी हुई नहीं है ये, इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक लगाए जाने पर, है ना, तो देखो मंदन होता है। ब्रेक जब लगाते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण पैदा होता है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो ऋणात्मक त्वरण आ गया, मंदन आ गया, तो ये ए दे रखा है आपको। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले, इसका मतलब रुक जाएगी ना बाद में जाके, तो वेग क्या हो गया 0 हो गया। विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो ब्रेक लगाने से पहले कुछ तो दूरी तय करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखो सब बहुत आसान प्रश्न है, तो मैं पहले तो लिख लेता हूँ क्या चीज़ दी हुई है मुझे। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो याद करो मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे, है ना। तो 90 गुणा 5/18, तो ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो 18 पंजे 90 होता है ना, तो 25 आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u आ गया। अब a कितना दे रखा है हमको, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अब ये कह रहा है कि रुकने से पहले, है ना, तो रुकने से पहले का मतलब v क्या हो जाएगा उसका 0। रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी का मतलब s पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखो u, v, a और s कौन से समीकरण में होते हैं, ये थर्ड वाले में होते हैं, आ रहा ना याद। 2as = v² - u², है ना। तो देखो a दे रखा है आपको, s निकालनी है आपको, v दे रखा है 0 और u दे रखा है, बस इसमें रख दो आप। तो देखो क्या आ गया 2a कितना है -0.5, है ना, इंटू s आपको निकालना है, v² v कितना है 0 हो जाएगा ना लास्ट में, v² - a कितना है 25 का स्क्वायर। तो 0 का वर्ग तो 0 हो गया, 25 का कितना हो गया 625, 25 का कितना हुआ 625, और इधर क्या है 2 गुणा 0.5 इंटू s, तो ये माइनस के 625 हो गए। और इधर जब s रखोगे तो इसका ये देखो 2 को जब 0.5 से करोगे तो क्या जाएगा -1 हो जाएगा, -1 इंटू s, तो इधर ये -1 लग गया, है ना। s बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 625 में किसका भाग लग गया -1 का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया 625 मीटर। ठीक है, तो रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय कर लेगी, 625 मीटर दूरी तय करेगी वो ट्रेन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत तल क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे ना, ऐसे इस तरह से ढाल जो होता है उसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, तो ये ए दे रखा है हमको, है ना, फिक्स है ए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नीचे आ रही है, ठीक है, जैसे पुल पे से उतरती है ना, वैसे समझ लो आप, है ना। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात, है ना, गति प्रारंभ करने के, तो स्टार्ट से हुई है, इसका मतलब प्रारंभ क्या है, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा, तो 3 सेकंड पश्चात उसका अंतिम वेग पूछ रहा है ना। तो उस चलना स्टार्ट करती है तो u क्या है उसका, 0 है ना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है ना। तो a कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, तो गति प्रारंभ करिए इसने, तो u प्रारंभिक वेग क्या है इसका, 0 है ना। समय कितना, t बराबर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है ना। तो देखो VU/AT किससे होता है, ये पहले समीकरण से, है ना। तो फर्स्ट समीकरण क्या बताता है, V = U + AT। तो U कितना है 0 प्लस A कितना है 2, T कितना है 3, सिंपल, तो क्या आ गया 6, 0 + 6, तो वेग 6 मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा उसका वेग, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 3 सेकंड बाद, अगर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है तो। ठीक है, अब अपन फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक रेसिंग कार, है ना, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये ए दे रखा है आपको, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर सेकंड की पावर -2 का मतलब क्या है, जब नीचे लाओगे तो सेकंड की पावर +2 हो जाएगा, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये ए दे रखा है आपको। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, देखो गति प्रारंभ करी है ना इसने, इसका मतलब पहले विरामावस्था में रुकी हुई थी वो रेसिंग कार, तो u 0 हो गया उसका, है ना। 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। तो टाइम कितना दे रखा है आपको, 10 सेकंड दे रखा है। पूछ क्या रहा है, दूरी, दूरी क्या होती है, s होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो वही हमारा तरीका, पहले लिख लेंगे हम जो चीज़ हमको दे रखी हैं। तो फोर्थ में क्या दे रखा है, एक रेसिंग कार है, एक समान त्वरण, है ना। तो a कितना दे रखा है इसका, a नहीं, 2 नहीं, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है एक्सेलरेशन इसका। एक समान त्वरण से गति करती है वो, गति प्रारंभ करने के, तो मतलब गति प्रारंभ करिए तो u कितना है इसका, 0, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात t कितना दे रखा है आपको, 10 सेकंड्स दे रखे हैं, है ना। देखो इस सेकंड्स में और उस s दूरी में थोड़ा अंतर है, समझ लेना, है ना। तय की गई दूरी को भी मैं s लिखता हूँ, है ना। तो गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगी, है ना। तो ये वो s दूरी पूछ रहा है ना, तय की गई दूरी। तो देखो s का क्या सूत्र होता है, s बराबर ut + ½ AT स्क्वायर, ठीक है, मान रख देंगे सिंपल। क्योंकि देखो ये सूत्र क्यों लगाया मैंने, कि s हमको निकालना है, u दे रखा है 0, t दे रखा है, a दे रखा है। अब तुम कहोगे सर उसमें भी आता है v² - u² = क्या था, 2as था, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ v नहीं है ना, v नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, है ना। तो u कितना है 0 × t कितना है 10, तो 0 × 10 करेंगे तो 0 ही आएगा। 1/2 a कितना है 4 और t² यानी 10 का वर्ग, तो ये हो गया 0 + 1/2 × 4 × 100, 10 का वर्ग करोगे तो 100 आ गया, ये 2 आ गया, 2 को 100 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 200 मीटर। तो वो जो रेसिंग कार है, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है ना, प्रारंभ से चलना स्टार्ट करती है, तो 10 सेकंड पश्चात वो कितना दूरी तय कर लेगी, 200 मीटर दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब इस प्रश्न इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 5th, वो करते हैं हम। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 5th। देखो पहले क्या दे रखा है अपन ये देख लेते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, है ना, वर्टिकली अपवार्ड ऊपर की ओर, है ना, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो देखो ये प्रारंभिक वेग दे रखा है, उसको आपको क्या दे रखा है, उसका प्रारंभिक वेग कितना, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है।
यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, है ना, नीचे को दिष्ट त्वरण का मतलब क्या होता है कि जो अब पत्थर को फेंक दिया तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। कौन सा त्वरण लग रहा है? गुरुत्वीय त्वरण, और वो हमेशा नीचे की ओर होता है। तभी तो वस्तुएं नीचे की ऊपर फेंकते हो लेकिन अंत में कहाँ जाती हैं? वो नीचे की ओर आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसको कहाँ खींच रही है? अपनी ओर खींच रही है। तो वो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये त्वरण दे रखा है हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो पृथ्वी का त्वरण है वो दे रखा है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, है ना, तो इसका मतलब ऊपर की ओर जो फेंका तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा वो, ये निकालना है ना, तथा वहां उसे पहुंचने में कितना समय लगा, है ना, कितना टाइम लगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं भी आपको ये कर देता हूं। तो पहले देखें क्या दे रखा है हमको। तो उसको प्रारंभिक वेग किससे फेंका है? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से उसको फेंका है, ठीक है। और ए त्वरण कितना दे रखा है ना, दिखाया था ना कि त्वरण हमेशा कैसे करता है? ऐसे नीचे की ओर गति कर, नीचे की ओर होता है, और फेंका हम वस्तु को कहाँ रहे? ऊपर रहे। तो ये माइनस हो गया कि नहीं हो गया? त्वरण क्या हो गया? माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब दो चीज पूछ रहा है आपको। फर्स्ट चीज तो क्या है कि कितनी दूरी तय कर लेगा वो, कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा, तो वो एस कर लेता है इसको, है ना। और सेकंड उसको कितना समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। अब देखो आप, जब माना यहां से फेंका हमने, ये जमीन है ना, और यहां तक पहुंच गया वो पत्थर, इस जगह तक पहुंच गया, ये पत्थर है, ठीक है ना। अब यहां तक इसने एस दूरी तय करी, कितनी करी इसने? एस दूरी तय करी। तो देखो यहां पे पहुंचने पे v 0 हो जाएगा ना, इसका v क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जाकर रुक जाएगा ना पत्थर एक क्षण के लिए, है ना। तो देखो v दे रखा है आपको, u दे रखा है, a दे रखा है, और क्या पूछ रहा है? s पूछ रहा है। तो थर्ड वाला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं हम? कौन सा लगा सकते हैं? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या था? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 गुणा a कितना है? -10। s निकालनी है आपको। v अंतिम वेग 0 हो गया, 0 का वर्ग, माइनस u किस वेग से फेंका गया? 5 के। तो ये हो गया 0 माइनस 25, इसका मतलब -25। और ये क्या हो गया? 2 गुणा -10 गुणा s, तो -25 बटे 2 गुणा -10, s बराबर आ गया, नहीं आ गया ये, है ना। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, तो आ गया 5 बटे 2, इसका मतलब 2.5 मीटर। तो वो वस्तु कितनी दूरी तय कर लेगी? 2.5 मीटर दूरी तय कर लेगी। अब सेकंड क्या पूछ रहा है? कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो समय के लिए क्या कर सकते हैं हम? v बराबर u प्लस ए टी, वी भी लगा सकते हैं, है ना। देखो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो v अंत में क्या है? 0 है, u कितना है? 5, a कितना है? -10, और ये